Hi, welcome back to the Bhaskar Bali channel. Please subscribe the channel, give likes, give comments and press the bell icon. आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है, उसके टाइप्स कैसा बनता है, किन चीजों से बनता है, हम डिटेल देखने वाले इस वीडियो में। लेकिन इम्यून सिस्टम स्टार्ट करने से पहले विल डिस्कस समथिंग अबाउट द व्हाट इज द हेल्थ एंड व्हाट इज द डिसीजेस। डिसीजेस पे तो ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे हम। आने वाले हमारे अपकमिंग जो वीडियोस रहेंगे उसमें हम डिसीजेस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। डिसीजेस स्टार्ट करने से पहले हम हेल्थ, हेल्थ के बाद हम देखेंगे इम्यून। तो हेल्थ क्या है? जनरली अलग अलग डिफिनेशंस हमको हेल्थ के देखने को मिलेंगी। द हेल्थ इज नथिंग बट सिर्फ फिजिकली फिट होना या किसी बीमारी का ना होना। ओके, देखिए यहाँ पर सिर्फ अगर हमको कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसमें कोई बीमारी नहीं दिख रही है या वो फिजिकली हमको फिट दिख रहा है, इसका मतलब वो हेल्थ नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर इसको डिफाइन किया। डब्ल्यूएचओ हैज डिफाइंड दैट द हेल्थ इज नथिंग बट, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ का मतलब होता है कि एक तो वो फिजिकली, फिर वो मेंटली या वो सोशली, ये तीनों तरह से वो कंप्लीट स्टेट में होना चाहिए, पूरी तरह से होना चाहिए। ना कि सिर्फ कोई बीमारी का ना होना या फिर उसके बॉडी में कोई डिफेक्ट ना होना, ये हेल्थ नहीं होता। तीनों चीजें, तीनों कैरेक्टर्स, तीनों पैरामीटर्स जैसे कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये कंप्लीट होना तो ही उसको हम हेल्थ कंसिडर करेंगे। देन health is nothing, अब health is nothing but what? It is nothing but the reflection of a metabolic and functional efficiency, कि वो इंडिविजुअल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे वो नॉर्मल हो रहे या उसके बॉडी के जो काम करने की जो इफिशियंसी है वो बहुत अच्छे से हो रही है। दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ अ हेल्थ। अब हेल्थ से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाइजीन ये एक ऐसा हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक डे टू डे लाइफ में उसके जो भी चीज हो रही है वो सब चीजों को हाइजीनिकली अगर करता है तो डेफिनेटली वो पर्सन हेल्दी रहेगा। देन अगर किसी को गुड हेल्थ अचीव करना है, अगर हमको हेल्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो कुछ चीजें हमको हमारे लाइफ में होना चाहिए। ये चीजें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली विल हैव द गुड हेल्थ। जैसे कि नंबर वन, we should have the hygienic balanced diet। अब सिर्फ बैलेंस डाइट नहीं कहा, हाइजीनिक यानी साफ सुथरा खाना। बैलेंस किसे कहेंगे? ऐसा नहीं कि सिर्फ हम प्रोटीन खा रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम स्टार्ची फूड खा रहे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मिनरल्स ज्यादा इंटेक कर रहे। तो सब प्रॉपर बॉडी की जो रिक्वायरमेंट प्रॉपर रेशो में होगा, बैलेंस होगा, तो ही उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। दूसरा कैरेक्टर जो कि हमारे को गुड हेल्थ दे सकता है वो है ड्रिंकिंग वाटर। ना ही सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर, दैट शुड बी द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, साफ सुथरा पानी होना चाहिए। तीसरा कैरेक्टर हुआ है पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब खुद को साफ सुथरा रखना, डे टू डे लाइफ में जो वेकअप से लेकर बेड तक, सोने तक जितने भी उसके रूटीन है वो सब में अपने बॉडी का पर्सनल हाइजीन रखना। फिर अपने कम्युनिटी, अपने पास की जो सोसाइटी या लोग है उनकी भी साफ सफाई का ख्याल रखना, ये भी हमारे गुड हेल्थ के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है द फिजिकल एक्सरसाइज। यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज मतलब क्या है? जनरली होता क्या है, हम लोग डाइट मेंटेन कर लेते हैं, मेडिकेशन कर लेते हैं, हाइजीन का भी, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज को टाइम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कहा, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, यानी वीकली अगर सेटरडे संडे करे तो नहीं चलेगा, वीकली नहीं चलेगा, डेली यहाँ पर रेगुलर करना चाहिए। ये आपको गुड हेल्थ देगा डेफिनेटली। देन द नॉलेज अबाउट द डिसीजेस एंड द इफेक्ट ऑन द बॉडी। अब अलग अलग डिसीजेस है, जैसे कि हमको पता है टाइफाइड है, जॉन्डिस है, कोलेरा है, डिसेंट्री है, देन डायरिया है, मलेरिया है, पोलियो एक्सेट्रा, बहुत सारे डिसीज। ये हमको डिसीजेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये डिसीज हो गई तो इसके इफेक्ट्स हमको बॉडी पर क्या दिखते हैं, ये एक हमारे गुड हेल्थ के लिए जरूरी है। देन नेक्स्ट, दैट इज अ प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ अ वेस्ट। ये आजकल हम बहुत सारे इश्यूज उसको देखते हैं कि वेस्ट तो डेफिनेटली निकलने वाला है। ये वेस्ट को सही जगह पर देखो, अब ये गलत जगह पर फेंका गया और गलत तरीके से फेंका गया। इसको सही जगह पर प्रॉपर डिस्पोजल, सही जगह फेंकेंगे तो डेफिनेटली जो लोग आसपास रह रहे हैं
ये उनको ये एक रिजर्वायर है। ये यहाँ से माइक्रोब्स या पैथोजन स्प्रेड होते हैं और वो डिसीज स्प्रेड होने का एक रूट बन जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। देन द लास्ट फैक्टर जो आपको गुड हेल्थ देने में सपोर्ट करता है, जैसे कि कंट्रोल ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स किसे कहा गया? वेक्टर्स कहते हैं ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि मॉस्किटोज है, फ्लाइज है और भी दूसरे और मॉस्किटोज इंसेक्ट जो हमारे रीजन में नहीं पाया जाता है लेकिन फॉरेस्ट रीजन से फॉरेस्ट एरियाज में बहुत ज्यादा होते हैं। इनको कंट्रोल करना, अगर ये कंट्रोल होंगे तो डेफिनेटली द स्प्रेड ऑफ द, जैसे कि एग्जांपल मलेरियल पैरासाइट जो कि एक मॉस्किटो फीमेल एनाप्लस मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। कई जो तो कोलेरा के जिसे हम कहेंगे डायरिया के जो है, देन वाटर बॉर्न डिसीजेस वाले जो इसकी वजह से स्प्रेड किए जाएंगे। ये होगा यहाँ पर कुछ फैक्टर जो हमको गुड हेल्थ दिलाने में सपोर्ट करेंगे। देन रोजाना की जो हमारी लाइफ होती है तो हम कई बैक्टीरिया कई वायरसेस का फेस करते हैं या एक्सपोज होते हैं, जैसे कि किसी से हाथ मिलाने पर या फिर आप हवा के अंदर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट पार्टिकल्स है उससे होता है, या कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, या कंटेमिनेटेड ऑर्गन्स या टिश्यू से, जैसे कि कोई फंगस हो, कोई बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो या बहुत सारे पैरासाइट्स है, टॉक्सिक केमिकल्स है और टॉक्सिक ड्रग्स है। ये जब हमारे कांटेक्ट में आते हैं रोजाना कई चीजें हमारे बॉडी के साथ कांटेक्ट में हम उसको एक्सपोज होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी इन सब से अपने हमको बचाती है या हम बचते हैं। यानी हम रोजाना इतने फॉरेन बॉडीज हमारे बॉडी में एंटर कर देते हैं लेकिन हम बीमार नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में डिफेंड करने वाला एक सिस्टम होता है, वो होता है इम्यून सिस्टम। एक्चुअली इम्यून सिस्टम करता क्या है? इट गिव्स द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं एक ऐसी एबिलिटी जो कि ऑर्गन्स को या डिसीज होने से हमको बचाना, ओके, डैमेज से या डिसीज से हमको बचाना, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो ये वो सिस्टम है जो हमको रेजिस्टेंस देती है डिसीज से या डैमेज से। देन द टर्म इम्यूनिटी, व्हाट इज द इम्यूनिटी? ट्रेडिशनली अगर हम देखते हैं तो इम्यूनिटी का मीनिंग होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंजुरी या बाय पैथोजन, या किसी इंजुरी से या पैथोजन से निकलने वाले जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं उससे हमारे बॉडी को बचाना ही इम्यून रेजिस्टेंस मतलब बचाना। यानी इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे इम्यूनिटी इज नथिंग बट द फ्रीडम, से बचा, उससे नहीं है, उससे फ्री है। किससे फ्री है? उस टॉक्सिक से फ्री है, उस फॉरेन बॉडी से हमके अंदर नहीं है, तो वो हमको कहेंगे द फ्रीडम और एग्जाम। द concept of the immunity was started by Edward Jenner in the England. He was called as the father of immunology, भी से कहते हैं the father of immune system है। Then the Edward Jenner ने सबसे पहले एक वैक्सीन बनाया था। वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स वायरस को खत्म करने के लिए। ये देखिए स्मॉल पॉक्स के सिम्टम जिसे हम चेचक कहते हैं, इससे बॉडी पर जो अपीयरेंस होता था ये वायरस के एंटर होने के बाद, लेकिन इससे क्योर कराने के लिए, इससे बचे नहीं, सॉरी नॉट क्योर, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक वैक्सीन डेवलप की गई। वैक्सीन थी द काउपॉक्स वैक्सीन। ही वाज द एडवर्ड जेनर जिसने सबसे पहले बनाया था। देन व्हाट इज द इम्यूनोलॉजी? अब देखो लॉजी मीन्स टू स्टडी, किसके बारे में? इम्यून के बारे में। तो एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहां पर ये डील करती है द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम हम आगे आगे जैसा जाएंगे आपको समझ में आएगा कि इम्यून सिस्टम मतलब किस चीजों से बना है, कौन से सेल से बना है, कौन से पार्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है और क्या करते हैं, कैसा करते हैं वो इम्यून सिस्टम। फिर वो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कैसा करता है कोई भी फॉरेन बॉडी को, रिस्पॉन्स करने यानी उसे खत्म कैसा करता है या उसको न्यूट्रल कैसा करता है, और रेजिस्ट करने में, उससे बचने में हमारी कैसा काम करता है हमारे सिस्टम का। ये जहां पर हम तीनों को स्टडी करेंगे, सिस्टम को, रिस्पॉन्सेस को और उनके रोल को, उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। नाउ अब इम्यून सिस्टम में हम एंटर कर रहे हैं तो हमको सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में सबसे पहला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो डिस्टिंग्विश करता है कि ये अपना है, ये अपना नहीं है। अपना है मतलब ये बॉडी के सेल है, ये बॉडी के टिश्यूज है, ये बॉडी के ऑर्गन है, और ये दूसरा कुछ एंटर करेगा ये बोलता है कि हमारा नहीं है, ये
नॉन सेल्फ, अपना नहीं है, जैसे कि कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है या कोई इन्वेडिंग सेल है। ये खास कैरेक्टर है, इसका याद रखना। देन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी, अभी दो कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। एंटीजन किसे कहते हैं और एंटीबॉडीज किसे कहते हैं। एंटीजन इज नथिंग बट ऐसा कोई फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी में एंटर करता है और जिसके आने से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। ओके, ऐसा दुश्मन जिसके आने से उसको मारने के लिए सिस्टम तैयार हो जाती है, उस आने वाले फॉरेन बॉडी को एंटीजन कहा जाएगा। जैसे कभी फोटोग्राफ में देखिए, ये है वो माइक्रो या पैथोजन जिसके ऊपर कुछ केमिकल्स के लगे, ये है वो केमिकल्स जो एंटीजन कहा जाता है। इसका मतलब एक ही टाइप का नहीं होता, अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। तो ये एंटीजन जब एंटर करता है या बॉडी में एंटर करता है तो इसके आने से हमारे बॉडी का रेजिस्टेंट या डिफेंस सिस्टम तैयार होकर अपना काम करता है, ये चीज बनाने का, इसको खत्म करने के लिए, उसे कहते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या है? एक प्रोटेक्टिव केमिकल्स जो एंटीजन के आने के रिस्पॉन्स में बनाए जाते हैं ताकि उस एंटीजन को खत्म या न्यूट्रल कर सके, ये वो एंटीजन और एंटीबॉडीज। Then the types of immunity. Basically, there are the two types of immunity. One is innate immunity and second is the acquired immunity. अब हम देखेंगे वन बाय वन, डिटेल में देखने वाले, क्योंकि हमारा आज का वीडियो का फोकस ही इम्यून सिस्टम है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है? इसे इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनबॉर्न का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बॉडी का डिफेंस या रेजिस्टेंट का मैकेनिज्म जो जेनेटिकली उसके बॉडी में प्रेजेंट है। जेनेटिकली मतलब क्या? कि बाय बर्थ वो जब दुनिया में आया, पैदा हुआ, तो उसके साथ ये सारी चीजें आ गई, उसको सिखाया नहीं गया, या उसको किसी इन्फेक्शन के बाद उसके अंदर चेंजेस आए, या किसी माइक्रोब के अंदर आने के बाद आए, या उसको कोई इंजेक्शन या वैक्सीन देने के बाद, वह नहीं, पैदा होते ही 0 मिनट से 0 सेकेंड से उसके अंदर ये फाइट करने का डिफेंस सिस्टम तैयार होता है। उस तैयार सिस्टम को इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब ये सिस्टम थोड़ा अजीब है, ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि ये हर एक के लिए एक ही, हर एक के लिए मतलब क्या? कि अगर बैक्टीरिया आया भी तो वो वैसे ही उसको काम करेगा, अगर कोई वायरस एंटर करा तो भी वैसे ही काम करेगा, अगर कोई नॉन बायोलॉजिकल पार्टिकल एंटर करा तो भी वैसे ही काम करेगा। ये स्पेसिफिक नहीं, खास किसी के लिए नहीं बनाया गया, कॉमन होता है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक का। जब एक अगर हम इनेट इम्यूनिटी, इस इम्यूनिटी इम्यूनिटी के कई टाइप्स हम देखने वाले हैं, लेकिन इनमें से अगर एक फॉर्म को हम देखते हैं तो वो एक फॉर्म भी कई बैरियर से बना हुआ। बैरियर कहेंगे रुकावट, दीवार। बैरियर्स किसे कहते हैं? जब किसी काम को या किसी दुश्मन को अंदर आने से रोकने वाली जो दीवार होती है, वॉल होती है, उसे बैरियर कहा गया। तो ये ऐसे कई बैरियर्स होते हैं जो कि उस फॉरेन बॉडी को बॉडी में एंटर करने से या एंटर करने से रोकती है, उस फॉरेन एजेंट को एंटर होने नहीं देती, वो दीवार को हम बैरियर कहेंगे। तो लेट्स सी द बैरियर्स। देयर आर द डिफरेंट बैरियर्स विच मेड द इनेट इम्यूनिटी को बनाता है। कौन से बैरियर्स है? दीवार, ओके, रुकावट है। ये बैरियर्स है एपिथेलियल सरफेस। ओके, याद रखना, एपिथेलियल, एपी मींस द सबसे ऊपर, थेलियल मींस लेयर, सबसे पहली लेयर जो सरफेस पर रहेगी, जैसे कि स्किन एंड म्यूकस। अब देखो, स्किन पूरे बॉडी पर एक कवर चढ़ाया गया जैसे स्किन का, लेकिन पूरे बॉडी में कुछ जगह है जैसे कि मुंह, नाक, कान, एनस एंड जेनिटल ऑर्गन, ये ओपनिंग्स है बॉडी के अंदर जाने के या अंदर बाहर आने के। तो इन ओपनिंग के अंदर कवर चढ़ाया गया कवरिंग, वो कवरिंग का नाम है म्यूकस कवरिंग। अब एक तो पूरा स्किन प्रेजेंट है और म्यूकस है, ये दोनों भी काम करते हैं एक दीवार का, जो उस फॉरेन बॉडी को अंदर एंटर होने नहीं देते। जिसमें से अगर हम स्किन की बात करते हैं, अगर किसी की अगर हेल्दी स्किन है, दिस इज द नॉन हेल्दी वन। अगर किसी की हेल्दी स्किन है तो उस हेल्दी स्किन में देखा गया कि जब उसका स्वेट सूखता है, और स्वेट में जब स्वेट के अंदर जो सॉल्ट सिक्रीशन होता है, वो सॉल्ट सिक्रीशन एक बैक्टीरिसाइडल की एक्टिविटी का काम करता है, यानी बैक्टीरिया को स्किन के ऊपर ग्रो होने नहीं देता। अगर वहीं हम देखेंगे अनहेल्दी में, तो वहीं दे कैन एंटर, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट सिक्रीशन कम होने की वजह से वो माइक्रोब्स अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, या सक्सेसफुली दे गेट एंटर्ड ऑल्सो। दूसरा, स्किन में हम देखते हैं कि देयर इज सम सेबेशियस सिक्रीशन। सेबेशियस मतलब ऑयल सिक्रीशन करने वाले ग्लैंड, ये स्किन है, स्किन के अंदर।
यहाँ पर सिक्रीशन करने वाले ग्लैंड्स हैं, ये स्वेट सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स हैं। ओके, स्वेट है, ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है। ये ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है, बाद में लॉन्ग फैटी एसिड जो यहाँ पर सिक्रीट किए जाते हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिसाइडल और फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज रखते हैं। माना बैक्टीरिया को भी मारने का काम करते हैं और फंगस को भी मारने का काम करते हैं, फंगस भी ग्रो होने देते हैं। देन अगर हम एक ओपनिंग जिसे हम कहते हैं नेजल ओपनिंग को हम देखते हैं, तो यहां से भी माइक्रोब्स को अंदर आने से रोका जा रहा। रोकने का तरीका क्या होता है? एक तो जब हम इनहेल करते हैं तो कहीं हवा के साथ पार्टिकल, अनवांटेड डस्ट पार्टिकल एंटर करते हैं, माइक्रोब एंटर करते हैं, तो यहां से उनको रोका जाता है। ओके, ये रोकने का तरीका। अगर यहां से ये बचकर निकल गया अंदर, यहां से बचकर निकलकर अंदर चला गया, तो यहां पर पूरा म्यूकस होता है, यहां पर उसको चिपकाया जाता है, होल्ड किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। अगर वहां से भी बचकर अंदर चले जाते हैं, ओके, अगर वो बचकर अंदर चला जाता है तो अंदर की म्यूकस को पकड़ लेता है। म्यूकस मतलब चिपचिपा पानी जो होता है नाक के अंदर और फेरिंग्स हलक के अंदर और ट्रकिया के अंदर, ये एक म्यूकस सिक्रीशन होता है। तो ये वहां पर चिपक जाते, चिपकने के बाद वहां से उसको, अब वो इमोबलाइज होता है, उस इमोबलाइज पार्टिकल को, फॉरेन बॉडी को, एक तो सीलिएटेड सेल, ये है देखिए सीलिएटेड सेल के मूवमेंट से स्वीप कर कर, झाड़ू मारकर एक तो बाहर निकाला जाता, बाहर निकालकर कफिंग एक्शन से यानी खांसी से, थूक या बलगम से बाहर थूका जाएगा, या फिर उसको एनगल्फ किया जाता, स्वेलो किया जाता है, फूड पाइप के अंदर छोड़ा जाता है और वही अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बाहर निकाला जाए। कैसे भी करके उसको ऑर्गन्स और टिश्यूज और बॉडी फ्लूइड तक जाने नहीं दिया जाता। कफ एक ऐसा रिफ्लेक्स है, कफ मतलब क्या? खांसी आना। देखो जैसे कुछ खाना खाते वक्त फूड का पार्टिकल चला गया या डस्ट का पार्टिकल, तो फौरी हमारी बॉडी पे हम जब एक कफिंग एक्शन होता है, उसे कहते हैं कफ रिफ्लेक्स, खांसी आना शुरू होती है। एक्चुअली ये बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो कि वहां से अनवांटेड फॉरेन बॉडी को जाने नहीं देता, जाने नहीं देता बोलकर काम कर रहा है, ये बैरियर है। देन हम देखते हैं कि हमेशा हम सब का मुंह अंदर जो सिक्रेटरी ग्लैंड जिसके सलाइवा सिक्रेट करते हैं, सलाइवा सिक्रेशन की वजह से मुंह हमेशा गीला होता है, बात होता है, और इसके सलाइवा के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रोब को इनहिबिट करते हैं, माइक्रोब्स को वहां ग्रो होने नहीं देते। तो ये एक बैरियर है यहाँ पर। देन अगर बचकर निकल गया, अगर वो किसी भी तरह से फूड के साथ, वाटर के साथ अगर कोई फॉरेन बॉडी एंटर करती है, अगर पेट में चले जाती है, स्टमक में, तो स्टमक के अंदर एसिड सिक्रीशन किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक डाइजेस्टिव सिक्रीशन है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि उस माइक्रोब को यहीं पर मार दिया जाता है, एक यहाँ पहुंच भी गया तो यहाँ मार दिया जा रहा। दूसरा, जेनाइटल ऑर्गन जैसे कि यूरेथ्रा, यूरिन निकलने वाला एक स्पेस जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, तो यूरेथ्रा में से अगर एंटर करता है तो वहां पर यूरिन के बार बार फ्लश आउट करने की वजह से ये वहां के माइक्रोब भी निकाल कर धो लिए जाते हैं, वॉश आउट कर दिए जाते हैं। और यूरिन में भी कुछ एसिडिक नेचर होता है, इसलिए वहां पर वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते। देन और एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं स्पर्माइन। अब ये स्पर्माइन एक ऐसा सिक्रीशन है जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में यूज किया जाता, एंड दिस इज द केमिकल जो कि स्पर्म के अंदर डीएनए को भी कंडेंस करने में यूज किया जाता। ये एक डिफेंस का काम करता है, प्लस जिंक। सेमन में भी ये एक एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। जब वजाइनल ट्रैक में इसको रिलीज किया जाएगा तो ये इसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और दोनों फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटीबैक्टीरियल का काम करते हैं। देन सेकेंड बैरियर, देखो पहला बैरियर क्या था? स्किन, म्यूकस, पहली दीवार, ये अंदर आने से रोक रही। अगर पहली दीवार से बच गया और अंदर चला गया, अब अंदर कहां से गया, कैसे गया? वो कोई और रूट से एंटर कर लिया। जब एंटर करता है, एंटर अंदर कौन है? ब्लड है, टिश्यूज है। तो ब्लड और टिश्यूज के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है, कुछ मिलकर बना हुआ सिस्टम, जहां पर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में 30 से ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें सेरम प्रोटीन्स कहते हैं, और ये सब के सब ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं। जैसे ही वो दुश्मन, वो फॉरेन बॉडी एंटर करता है, तो ये फौरी इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद हर प्रोटीन अपने अपने अंदाज में उस आए हुए फॉरेन बॉडी पर हमला कर कर उसको न्यूट्रल करने का, इलिमिनेट करने का काम करता है, और सीक्वेंसली काम किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कैस्केड।
जैसे कि अब डायग्रामेटिक में देख सकते हैं कि एक ने उसको ऑप्शनाइज करता है, दूसरा उसको फैगोसाइट इक्विपमेंट करता है, और तीसरा जो तो उसको बाद में लाइटिक एक्टिविटी से फोड़ देता है। ये एक सीक्वेंस में एक प्रॉपर ऑर्डर में, यानी काम तो किया जा रहा, एक स्टेप ये कर रहा है, फिर अगली स्टेप कोई और करता है, फिर तीसरी स्टेप कोई करता है, तो ये होता है कैस्केड मैनर। एक कंप्लीट बनाया जाता है पैथोजन को एलिमिनेट करने का। ऐसी ही एक सोलेबल प्रोटीन है जो क्लास साइटोकाइंस में इसको इंक्लूड किया गया है, जिसका नाम इंटरफेरॉन है। ये इंटरफेरॉन एक ऐसा प्रोटीन सिक्रीट किया जाता है वायरस इन्फेक्टेड सेल से। जब किसी वायरस ने सेल को इन्फेक्ट किया तो वो सेल, इन्फेक्टेड सेल, अपने अंदर से एक सिक्रीशन को रिलीज करती जिसका नाम इंटरफेरॉन, जो उसके पास के पड़ोस के अनइन्फेक्टेड सेल है, ये इनको स्टिमुलेट करती है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस वायरस। उस आए हुए दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए उनको एक सिग्नल भेजती है इसकी मदद से। देन तीसरा बैरियर जो इनेट इम्यूनिटी को तैयार करता है वो है सेलुलर फैक्टर। कुछ सेल से बना है। सेलुलर फैक्टर में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सेल, खास स्पेशल टाइप के सेल जो फेगोसाइटिक काम करते हैं, आए हुए उस अनवांटेड फॉरेन बॉडी को, फॉरेन पार्टिकल को ये अपने बॉडी के अंदर उसको पहले तो घेर लेते हैं, उसको अपने अंदर एंजिस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद अपने ही लाइजोम से, लाइटिक सिक्रीशन से, हाइड्रोलाइटिक सिक्रीशन से उसको तोड़ देते, फोड़ देते। ये है डिफरेंट सेल जो कि इस तरीके से उसको मारने का काम करते हैं। यही फेगोसाइटिक सेल के बारे में सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1882, दैट वाज द मेचनिकॉव, जिसने सबसे पहले इसके बारे में माइक्रोब्स एंड माइक्रोफेग्स के बारे में जिसने सबसे पहले बात को पेश किया था, बताया था। देन दूसरे टाइप के जो सेल्स फैगोसाइटिक के अलावा और सेल्स है जिन्हें कहते हैं नेचुरल किलर सेल, ये एक टाइप के डब्ल्यूबीसी है, यानी लिम्फोकाइट्स हैं। ये भी एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में काम करते हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये सबके लिए एक ही अंदाज में मारने, यानी एक ही इनका तरीका होता है, एक ही स्टाइल होती है। जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो या जो ट्यूमर फॉर्मेशन है, ये कैंसरस फॉर्मेशन होता है, ये उसको न्यूट्रल कर कर खत्म करने का काम करते हैं। दे आर कॉल्ड द नेचुरल किलर सेल्स। देन द नेक्स्ट बैरियर जो इनेट इम्यूनिसिटी में वो है फीवर। देखो नॉर्मली हम देखते हैं कि बुखार आना, टेम्परेचर आना, जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये अक्सर क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है कि बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शियस, यानी कुछ फॉरेन बॉडी एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद उसकी वजह से इन्फेक्शन जब हो रहा है तो इन्फेक्शन होने की वजह से नेचुरली बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ाया जाता ताकि वहां पर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ाया जा सके, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जाता, बढ़ा दिया था स्पीड को, ताकि वहां पर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन हो। क्या किया जा रहा? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन का जो काम था वो स्टिमुलेट करा दिया जाता। जैसी प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन बढ़ जाता है तो हमको जो इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हुआ था, उस इन्फेक्शन से हम लोग रिकवर होना शुरू होते हैं। तो ये टेम्परेचर आना भी एक बैरियर है, एक रुकावट है उस फॉरेन बॉडी के लिए। नेक्स्ट इज द एक्यूट फेस प्रोटीन्स। ये एक्यूट फेस प्रोटीन अगर फॉरेन बॉडी एंटर करता है, लेकिन एंटर करने का इसका रूट क्या है? थ्रू द इंज्यूरी। जब भी कोई मार कट लगा हुआ है वहां से अगर कोई एंटर करता है तो फौरी जिस जगह पर माइक्रोब एंटर कर लिया, या इंज्यूरी वाला जो पॉइंट होता है या लोकेशन होता है, ब्लड से जो ब्लड वेसल वहां से गुजरी, वहां से कई जो है तो प्रोटीन्स वहां आकर जमना शुरू होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और ये प्रोटीन कलेक्टिवली एक्यूट फेस प्रोटीन कहा जाता है। जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी जिसे कहा जाएगा, कुछ मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, कुछ अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, सेरम अमाइलेज प्रोटीन एक्सेट्रा। ये सारे यहाँ पर आकर उस जगह पर कलेक्ट होना शुरू होते हैं जहां पर इंजुरी, और इंजुरी की जगह से एंटर किया माइक्रोब या फॉरेन बॉडी एंटर किया। जैसे ही वो एंटर करता है तो वहां पर ये फौरी सारे मिलकर वहां पर उस इंजुरी को के पास की जो नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज होते हैं वहां तक इसको जाने से रोकने का काम करते हैं, स्प्रेड होने से रोकते हैं, और जो कट होगा या इंजुरी है उसको इसको प्रमोट करते हैं रिपेयर करने के लिए, अच्छा होने के लिए, या स्वेलिंग को कम कराने का काम करते हैं। देन नाउ द सेकेंड टाइप। देखो हमने स्टार्ट में देखे थे कि द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दो टाइप की इम्यूनिटी थी, वन द इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज द
acquired immunity. Now we are going to discuss the acquired immunity. अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी एक ऐसा इम्यून या एक ऐसा रेजिस्टेंट का पार्ट है जहां पर आफ्टर बर्थ जैसी वो किसी बैक्टीरिया किसी फॉरेन बॉडी से जब वो उसके बॉडी में एंटर करता है और वो माइक्रोब वो एंटीजन उसको बीमार करता है, वो बीमारी से ठीक होता, जब ठीक होता तो उसके कुछ मेमोराइज या मेमोरी सेल्स रहते हैं, ये एक्वायर किया, बाद में अपनाया गया, ये रेजिस्ट करने का जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ये स्पेसिफिक होता है, हर आने वाले एंटीजन के हिसाब से यहाँ पर तैयारी होती है। देखो तैयारी बाद में की जा रही और एक्सपीरियंसेस को याद रखा जा रहा और सेकेंड टाइम में उसको फास्ट उस पर एक्शन लिया जाता है, फास्ट उसको न्यूट्रल किया जाता, खत्म किया जाता। तो ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को एडॉप्टिव क्यों कहा? क्योंकि ये आफ्टर बर्थ एडॉप्ट किया जाता, आफ्टर एक्सपीरियंसेस एडॉप्ट किया जाता और ये स्पेसिफिक होता है। और इस इम्यून सिस्टम में खास ये सबके लिए कॉमन नहीं होती, हर के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया जाता, हर एंटीजन के हिसाब से अलग एंटीबॉडी का प्रोड्यूस किया जाता और उस आने वाले एंटीजन को न्यूट्रल कर खत्म करने का काम करता है। सो दिस इज अबाउट अ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में देयर आर द सम यूनिक फीचर्स, उसके खास कैरेक्टर्स है जो हम इसमें डिटेल्ड देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स है जो कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर रखती है। नंबर वन इज अ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब यहाँ पर ये सिस्टम हर आने वाले एंटीजन के हिसाब से स्पेसिफिक एंटीबॉडी तैयार करती है, इसलिए स्पेसिफिक हुआ। दूसरा डाइवर्सिटी, इतने सारे पैथोजन है, इतने सारे उनके एंटीजन है और हर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती, इतने डाइवर्स होने के बाद भी रिकॉग्नाइज करती, ये खास चीज है इसकी कि रिकॉग्नाइज करता। तीसरा डिस्क्रिमिनेट करता बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये स्टार्टिंग में हमने कहा कि इम्यून सिस्टम में खास चीज है कि ये अपने सेल्स है और ये बाहर के नॉन सेल्फ है, ये उनको अगर आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो रिस्पॉन्स कैसे बनेगा, इसलिए ये रिस्पॉन्स इनके आने के बाद होता है, इनके ऊपर नहीं किया जाएगा। देन कुछ ऐसे होते जो किसी नॉन सेल्फ या फॉरेन बॉडी के आने के बाद बनते हैं। देखिए जब भी बॉडी में जब कोई फॉरेन बॉडी या एंटीजन एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहले समझता है, उसके एंटीजन के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक एंटीबॉडी तैयार करता है। कई एंटीबॉडीज तैयार, ट्रिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं, उसको मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, अब ठीक हो गए। ये हो गया फर्स्ट एनकाउंटर, इसको काफी टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन जो एंटीबॉडीज बनाकर या वो सेल्स बनाकर रखे गए थे वो उसकी मेमोरी के होते हैं, उस एंटीजन के हिसाब से होते हैं। दोबारा जब सेकेंड एनकाउंटर, सेकेंड हमला उसी सेम पैथोजन का जब होता है तब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत क्विक और स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि अब इसको उसको समझने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसका मैसेज मेमोराइज्ड होता है। ये मेमोरी सेल्स इनके अंदर, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के होते हैं। देन एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, इसको दो कैटेगरी में हम देखने वाले, एक है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, दूसरा है पैसिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एक्टिव में दो टाइप, नेचुरल आर्टिफिशियल देखने वाले, पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल आप देखने वाले हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहेंगे? एक्टिव का मतलब ये होता है कि वो इम्यून सिस्टम खुद किसी पैथोजन के या एंटीजन के एंटर करने के बाद वो खुद एंटीबॉडीज बनाता है और रेजिस्ट करता है, खुद लड़ता है, खुद उसकी तैयारी लड़ने की होती है, उसे कहते हैं एक्टिव। इसे एडेप्टिव भी कहा जाता। और इसके दो टाइप है, हमने ऑलरेडी कहा, इसे नेचुरल और आर्टिफिशियल। अभी कैसा आपको थोड़ा आगे जाने के बाद क्लियर हो जाएंगे कि कैसा ये एक्टिव खुद। जैसे कि नेचुरल में हम देखेंगे, जब भी कोई पैथोजन या फॉरेन बॉडी में एंटर करती है, एंटीजन एंटर करता है, एंटर होते ही हमारे बॉडी में उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसे फिनिश करने के लिए एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया जाता, मार दिया जाता, हम ठीक हो जाते हैं। जैसे ही ठीक हो जाते हैं तो हमने खुद, यानी हमारे बॉडी के सेल्स ने खुद तैयार की एंटीबॉडीज को, इसलिए खुद करने को कहा और नेचुरली हुआ और हम ठीक हो गए, रिकवर हो गए।
इसे कहते हैं नेचुरल एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीजल्स अगर हो जाता है तो ये टाइम के बाद ये ठीक हो जाता है और इसका जो इफेक्ट होता है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है। यानी ये जो एंटीबॉडीज इसने खुद ने बनाया, इसके सेल्स ने खुद बनाए, इसलिए इसका इफेक्ट भी काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी दिनों तक, काफी सालों तक होता है। वहीं अगर हम एक्वायर्ड में आर्टिफिशियल अगर देखते हैं, अगर किसी को वैक्सीन अगर दिया जा रहा है तो वो वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन के अंदर जो टॉक्साइड या कमजोर पैथोजन को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट कर कर एंटीबॉडीज बना। देखो आर्टिफिशियली उस पैथोजन को छोड़ा गया, पैथोजन को छोड़ने के बाद हमारी बॉडी ना चाहते हुए भी आर्टिफिशियली उसके हिसाब से एंटीबॉडीज बनाती, लेकिन एक्टिवली कर रही है, वो खुद कर रही है। भले ही नेचुरली नहीं आया, आर्टिफिशियली आया, लेकिन एंटीबॉडीज तो वो खुद तैयार कर रहा है ना। इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी में इसको आर्टिफिशियल रखा। जैसे कि हम वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन यूज करते हैं, बीसीजी वैक्सीन यूज करते हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है कुछ लोग में टेम्पररी होता है, कुछ वैक्सीन का टेम्पररी होता है। जैसे कि टिटानस टिटानस का वैक्सीन हम देखें तो ये ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं होता। देन टाइफाइड का हम देखेंगे तो लाइफ टाइम नहीं होता। जैसे कि कुछ और वैक्सीन होते हैं जिनका इफेक्ट हमको परमानेंट या लाइफ टाइम देखने को भी मिलता है। ये है आर्टिफिशियल बट एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा टाइप है पैसिव। अब यहां याद रखिए, पैसिव के अंदर वो इंडिविजुअल के बॉडी के सेल्स खुद एंटीबॉडीज नहीं तैयार करते, उसको रेडीमेड बाहर से किसी और से या किसी और के एंटीबॉडीज लाकर दिए जाते हैं या उसको मिलते हैं, तब उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। यानी वो एंटीबॉडी से वो अपने बॉडी को बचाता है, खुद के एंटीबॉडीज नहीं है, दूसरे के, किसी और के या किसी और ने उसको दिया। तो इसमें भी दो टाइप के, एक आर्टिफिशियल है और एक नेचुरल है। चलिए ठीक, हम नेचुरल देखेंगे। नेचुरल के अंदर हम बेस्ट एग्जांपल हमेशा देखते हैं कि एक बच्चा जो माँ के पेट में बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसका और उस बच्चे का कनेक्शन माँ के साथ एक प्लासेंटा से होता। तो माँ के जो एंटीबॉडीज, जिसे हम मैटरनल एंटीबॉडीज कहते हैं, वो एंटीबॉडीज बच्चे को प्लासेंटा से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब ये बच्चे ने पैदा ही नहीं हुआ तो ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहां से तैयार करें, इसके सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हुई, इसलिए इसको रेडीमेड मिलते हैं मां से और वही एंटीबॉडीज उस बच्चे को बचाते हैं। ओके, ये एक हो गया, रेडीमेड मिल गया, इसने खुद नहीं किया नहीं, लेकिन ये आ गया कहां से, नेचुरली आया, रेडीमेड मिला बट नेचुरली। दूसरा एग्जांपल है इसी का, जैसे कि द ब्रेस्ट फीडिंग, फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसके अंदर भी बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं और तब तक वो, जब तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग किया जाएगा, ये प्रोटेक्ट करते रहता है। एक तो क्या हो रहा है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन फ्रॉम मदर टू दैट बेबी, ये आफ्टर बर्थ था, वो बिफोर बर्थ था, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज जो आर्टिफिशियल रेडीमेड एंटीबॉडीज जो उसको नेचुरली मिले, बच्चे को मां से मिले, तो ये ज्यादा दिनों तक इसका इफेक्ट नहीं होता, ये एक शॉर्ट टाइम इफेक्ट होते हैं और इफेक्ट इनका शॉर्ट लिव्ड होता है, सो ज्यादा दिनों तक इफेक्ट नहीं रहे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियली में देखा गया है कि अ, किसी दूसरे एनिमल से या किसी दूसरे ह्यूमन के सेरम को यूज किया जाता। अब ये कैसा बनाया जाता, सेरम से जैसे कि कोई पैथोजन को लाकर उस एनिमल के बॉडी में वीकेंड वाला कमजोर पैथोजन को डाला जाता। जैसे डालने तो वो एनिमल के बॉडी में के बीजी जो प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं और एंटीबॉडीज बनाने के बाद उस पैथोजन को मार दिया जाता, ये मार दिया। लेकिन उसके लिए जो एंटीबॉडीज जो बनाए गए थे वो एंटीबॉडीज को निकाला जाता, सेरम में से निकाला जाता और उसको निकाल कर इंजेक्ट किया जाता। तो क्या हो, तो ये जो एंटीबॉडीज है ये रेडीमेड एंटीबॉडीज किसी ह्यूमन को या एनिमल को इंजेक्ट किए जाते आर्टिफिशियल। देखो उसने खुद नहीं बनाया और आर्टिफिशियली दिए गए, तब इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं कि रैबिस पैथोजन के एक हम देखते हैं कि डॉग के बाइट करने के बाद ये वायरस बॉडी में जब एंटर करता है और सर्कुलेट किया जाता है बाय अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो इसके सिम्टम भी आप देख लीजिए, रैबिस के सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट में। तो रैबिस पैथोजन से क्योर करने के लिए हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस, ये देखो याद रखना, हॉर्सेस बहुत हाइपर इम्यूनाइज्ड होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो इनके बॉडी के अंदर उस पैथोजन को इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, उस एंटीबॉडीज को
कलेक्ट किया जाता सेरम को और निकाल कर फिर बाद में यूज्ड एज अ एंटीबॉडीज, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज यूज किया जाता, ये भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। देन इम्यून सिस्टम जो हम देख रहे हैं, ये वर्ड सिस्टम यहां पर आया। सिस्टम मतलब कुछ तो है जो सब मिलकर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? डिफेंस, रेजिस्टेंस, पैथोजन से लड़ने का, पैथोजन को खत्म करने का, एंटीजन को मारने का काम कर रहे हैं। तो ये सिस्टम जो बनता है, तो इसमें कुछ सेल्स होते हैं, दो टाइप के सेल्स है, एक है लिम्फोसाइट्स, दूसरा है एंटीजन। लिम्फोसाइट्स में दो टाइप हम देखने वाले, सब टाइप्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम डिटेल देखेंगे। चलिए हम जाते हैं, नंबर वन इज अ लिम्फोसाइट। जैसे कि हमको पता है कि ह्यूमन बॉडी फ्लूइड, जैसे ह्यूमर कहते हैं, ह्यूमर मतलब बॉडी फ्लूइड, दो है, लिम्फ एंड ब्लड। तो दोनों के अंदर स्पेशली हम ब्लड पे देखें तो वहां पर कई सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी, 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 डब्ल्यूबीसी के टाइप्स है, एंड प्लेटलेट, ये तीन कैटेगरी है। तो उन डब्ल्यूबीसी में से एक टाइप है जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट्स। ये मेन पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम का। ये लिम्फोसाइट बिल्कुल वैसे ही बनते जैसे कि दूसरे सेल। दूसरे सेल कैसे बनते हैं? जैसे कि लॉन्ग बोन मैरो के अंदर जो रेड बोन मैरो होता है, लॉन्ग बोन के अंदर का रेड बोन मैरो के अंदर की जो हीमोटोपोइटिक स्टेम सेल होती है वो डिवाइड करती है। डिवाइड होने के बाद कुछ सेल मेलाइड प्रोजिनेटर सेल्स का के अंदर डिस्टिंग्विश होते हैं, और कुछ जो तो लिम्फाइड प्रोजिनेटर में बनते हैं। ये मेलाइड प्रोजिनेटर्स क्या करते हैं, अपने आप को फिर ये डिवाइड कर कर क्लोनिंग करते हैं, जिसमें से कुछ प्लेटलेट की तरह दिखते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स वाले सेल्स होते हैं, कुछ एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं, ये हमारे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स है। लेकिन जो लिम्फाइड प्रोजिनेटर्स होते हैं, ओके, लिम्फाइड प्रोजिनेटर्स होते हैं, अभी देखिए दोनों का ये डेवलपमेंट इसका हो या इसका हो, अगर एक बेबी जो अभी पैदा नहीं हुआ, फीटस जिसे हम कह रहे हैं, उसके अंदर बोन मैरो तो होता नहीं, फिर उसके अंदर लीवर काम करता है, लीवर के सेल्स में प्रोडक्शन का काम किया जाएगा, और पैदा होने के बाद जैसी बोन बनती है तो एडल्ट के अंदर का लॉन्ग बोन मैरो में का रेड बोन मैरो का ये काम करता है सेल्स बनाने में। तो वॉट एवर मे बी द स्टेज ऑफ द लाइफ, बट ये बनने का प्रोसेस रहता है। जैसी लिम्फाइड प्रोजिनेटर सेल्स होते हैं, तो इनमें के कुछ लिम्फाइड प्रोजिनेटर सेल्स, okay, lymphoid progenitor cell, they divide immature cell, and they go, यहाँ के कुछ सेल they go to the associated basal lymphoid tissues। basal lymphoid tissues यहाँ पर जैसे कि पियर्स पैचेस है, जैसे कि टॉन्सिल्स है, देखो यहाँ पर से ये निकल कर माइग्रेट होते, यहाँ पर जाते, कुछ यहाँ पर जाते, और यहाँ जाने के बाद अपना बचा हुआ मैच्योरिटी का डेवलपमेंटल फेज यहाँ कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनको बी सेल का, बी फॉर बर्सल। अब पहले थोड़ा सा मिसकंसेप्शन, बी फॉर बोन समझते थे, लेकिन एक्चुअल इसका बर्सल कहां से आया हम आपको बताते हैं। एक्चुअली द बी वर्ड दैट इज द बर्सा, इट कम्स फ्रॉम आफ्टर द डिस्कवरी बाय मैक्स कूपर। मैक्स कूपर ने 1960s में डिस्कवर किया था बी सेल्स को। एक्चुअली ही वाज वर्किंग ऑन सम बर्ड्स। बर्ड्स में देखा कि एक कुछ ऑर्गन मिला था डाइसिस्टीम के पास, जिसका नाम था बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। ये है देखिए बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, ये क्लोका के पास में। इसके अंदर कूपर फाउंड देयर आर द सम सेल्स जो कि एंटीबॉडीज बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स उसको मिले, इसलिए वो सेल्स का नाम बी से यहाँ रखा, बर्सा से नाम रखा बी सेल। वो सेल जो एंटीबॉडीज बनाते हैं उन सेल्स को बी सेल्स कहा, बी फॉर बर्सा, याद रखना। ये यहाँ मैच्योर होते, बाद में दूसरे टाइप के जो सेल है ये वाले, ये भी यहाँ से बोन मैरो से निकलते, निकलकर माइग्रेट होते हैं, दे गो टुवर्ड दिस ऑर्गन थाइमस। थाइमस में जाते हैं और वहां जाकर अपनी मैच्योरिटी करते हैं, अपने टाइप के सेल्स वहां बनाकर रेजिस्टेंट का काम करते, पैथोजन से बचने का काम करते, इन्हें कहा टी सेल्स। वॉट एवर मे बी द बी सेल और टी सेल, ये दोनों भी बनने के बाद वहां से निकलते हैं, निकलने के बाद बॉडी फ्लूइड ब्लड के अंदर हो या फिर लिम्फेटिक सिस्टम हो, ये लिम्फ के अंदर उसको फ्लो किया जाता, सर्कुलेट किया जाता, और उनमें के कुछ ज्यादातर ये जो नोड है जिसे हम कहते हैं लिम्फॉइड या लिम्फ नोड होते हैं, ये लिम्फ नोड में वहां पर जमते, वहां रहते हैं, यानी वहां कलेक्ट करते हैं। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों मिलकर इम्यून सिस्टम तो मेंटेन कर रहे हैं, यानी रेजिस्टेंट का काम करते हैं, लेकिन दोनों का काम का अंदाज अलग। बी लिम्फोसाइट काम करता है एंटीबॉडीज बनाकर हमारे बॉडी को
दुश्मन से बचाने का एंटीबॉडीज की मदद से करता है। टी लिम्फोसाइट कम करता है अलग अलग सेल्स बनाकर, जैसे कि हेल्पर सेल, किलर सेल, देन सप्रेसर सेल एंड मेमर सेल, ये मिलकर काम करते हैं अलग अलग सेल जो इम्यून सिस्टम मेंटेन करते हैं। तो इसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और इसको कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। दोनों भी तब तक काम नहीं करेंगे या तब तक एक्टिवेट नहीं होते जब तक दुश्मन एंटर नहीं करता बॉडी में। दुश्मन आना यानी एंटीजन का होना जरूरी है इन दोनों के रिस्पॉन्स तैयार करने के लिए। चलिए, दोनों के रिस्पॉन्स का तरीका अलग अलग, दुश्मन के आने के बाद हमला करने का अंदाज, स्टाइल अलग। तो कैसा है, पहले हम देखेंगे टी लिम्फोसाइट, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट टू एंटीजन। जैसी एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, एंटीजन मतलब फॉरेन बॉडी, अब देखो एंटी इननेट वाला बहुत बैरियर लगाया, कुछ तो भी उससे रुकावट लगा, लेकिन फिर भी एंटर करा। कैसा करा, अलग अलग बैरियर को पास होकर अंदर अंदर एंटर जैसी करेगा तो टी लिम्फोसाइट इमीडिएटली क्या करते हैं, मैच्योर टी लिम्फोसाइट ये अपने सेल्स को डिवाइड कर कर अपने कॉपीज तैयार करते, जो कि दिखने में सब एक ही जैसे होते कॉपीज, लेकिन काम में सब अलग अलग इफेक्ट, यानी उनका परफॉर्मेशन अलग होता है। ये 4 टाइप के सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट। अलग अलग में पहली सेल है जिसका नाम है हेल्पर सेल। ये हेल्पर सेल जैसे ही बॉडी में एंटीजन एंटर करता है, ये टी सेल्स इमीडिएटली अपने अंदर से लिम्फोकाइनेस एंजाइम सिक्रीट करता है। इस एंजाइम की वजह से यही अपने जैसे या टी लिम्फोसाइट के बहुत सारे सेल्स को प्रोलिफरेट करता है और बाद में जो बी सेल्स यानी दूसरी कैटेगरी वाले उनको स्टिमुलेट करता है, उनको तैयार करता है, आज चलो दुश्मन आ गए, उनको एक सिग्नल देता है और मैक्रोफेज को भी स्टिमुलेट करता है। ये कौन है, हेल्पर, हेल्प कर रहा है। इस हेल्पर इसलिए नाम रखा कि बी सेल को हेल्प करता है। आगे देखेंगे दूसरी कैटेगरी की दूसरे जो सेल जो क्लोन से बनते हैं, कुछ सेल्स टी सेल्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली उस आए हुए पैथोजन को ये मारते, इन्वेडिंग माइक्रोब को खत्म करते, या बॉडी में कुछ खराब सेल होते, बॉडी के सेल्स होते तो ये उनको खत्म कर देते, फाड़ कर उसको न्यूट्रलाइज करते, या बॉडी के अंदर ही अनवांटेड कैंसरस सेल्स होते ये उनको भी खत्म करते हैं। यही किलर सेल को साइटोटॉक्सिक सेल भी कहा जाता है। साइटो मीन द सेल, टॉक्सिक मीन द पॉइजन, यानी ये अपने ही सेल्स के अंदर क्या करते हैं, या अनवांटेड फॉरेन बॉडी के अंदर अपने अंदर से केमिकल को रिलीज करते हैं जिसका नाम है परफोरिन। परफोरिन क्या करता, उस फॉरेन बॉडी या अनवांटेड डेड सेल के ऊपर एक छोटा सा होल करता, जिसके वजह से अलग अलग सिक्रीशंस टॉक्सिक केमिकल उसके अंदर रिलीज कर दिए जाते और वो सेल को खत्म कर दिया जाता, इसलिए साइटोटॉक्सिक भी कहा गया। देन थर्ड कैटेगरी द सप्रेसर टी सेल। कुछ और ऐसे भी सेल टी सेल्स लिम्फोसाइट जो अलग काम करते हैं फंक्शनली, जे आर सप्रेसिंग। जैसी इम्यून सिस्टम बेवजह अगर अनवांटेडली अपने ही सेल्स को मारने के लिए एक्टिवेट हो जाता है, ऑटो इम्यून हो जाता है, तब ये उन सेल्स को सप्रेस करता है कि ये अपने सेल है, इन पर हमला मत करो। ये क्या कर रहा है, सप्रेस करा रहा है इम्यून सिस्टम को कि डोंट अटैक, दिस आर आवर ओन बॉडी सेल्स। बाद में ये एक्शन में एंटीजन के वास्ते जितने भी सेल्स बनाए गए उनकी याद में बचे हुए जो सेल्स होते हैं वो मेमोरी होती है उस आए हुए फॉरेन बॉडी की। ये लॉन्ग लास्टिंग, काफी लंबा इनका मेमोराइजेशन होता है, इनको रखा जाता है। ये बचे हुए सेल को मेमोरी सेल कहते हैं। ये इनका काम करने का टी सेल का ऐसा होता है। अब दूसरे जो है बी सेल, जिसे बर्सल लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, ये काम कैसा करते हैं, जैसी बॉडी में एंटीजन करता है तो ये एक्टिवेट होते हैं दो तरीके से। पहला है ये खुद एक्टिवेट होते हैं दुश्मन के अंदर आने के बाद। दूसरा टी सेल, हेल्पर टी सेल इनको सिग्नल देता कि दुश्मन आ गया, एक्टिवेट, तैयार हो जाओ। तो कैसा भी हो, वो खुद हो या टी सेल की मदद से, जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो ये इमीडिएटली क्या करते, अपने ही क्लोनिंग, अपने ही सेल्स की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर कर कई कॉपीज तैयार करते, क्लोन बनाते हैं। और कुछ क्लोन्स जो बच जाते हैं उस दुश्मन की याद में, उसे कहते हैं मेमोरी सेल। और बचे हुए जो सेल रहेंगे जो तैयार काम करते हैं वो है प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल करते क्या है एक्चुअली, प्लाज्मा सेल्स आर नथिंग बट द ऐसा सेल जो कि प्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जिसे एंटीबॉडीज, हम कॉमनली एंटीबॉडीज कहते हैं। ये एंटीबॉडीज बनाकर बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड, जैसे कि लिम्फ के अंदर छोड़ दिया जाता और ये बिल्कुल वहां जाकर उस पर हमला करते हैं जहां पर वो एंटीजन आया है।
उसको जाकर बाइंड करेंगे, उसके मेम्ब्रेन पर जाकर बैठते हैं, उसको न्यूट्रल करते हैं, उसको खत्म करते हैं और हम हेल्दी हो जाते हैं, यानी बीमार थे तो हम ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। या फिर कुछ एंटीबॉडीज जो फ्री होते हैं, किसी पर बाइंड नहीं करते, वो फ्री एंटीबॉडी वो करते क्या है, वो काम करते हैं एग्लूटिनेशन, यानी कोई पार्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस अंदर आ गया तो उस पर जाकर उसको घेर लेते हैं, उसके ऊपर उसको इमोबलाइज करते हैं और उसको फेगोसाइटिक एक्टिविटी से उसको एनगल्फ कर लेते हैं। दूसरा, फ्री एंटीबॉडीज वहां पर उस आए हुए बैक्टीरिया को या फॉरेन बॉडी को कोटिंग करते हैं, जिसे ऑप्सोनाइजेशन कहा गया, कोटिंग करते हैं और उसी को एनगल्फ करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ मैक्रोफेज, बड़े से सेल्स वहां पर, एक टाइप के डब्ल्यूबीसी है ये भी, वो एनगल्फ कर लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन भी किया जाता है, अगर कोई बैक्टीरिया अपने बॉडी से कोई टॉक्सिक केमिकल को रिलीज करता है तो वो उस रिलीज्ड केमिकल को ये इमीडिएटली जाकर उसको कवर करते हैं, उसको बाइंड करते हैं और उस केमिकल को न्यूट्रल करते हैं, उसका इफेक्ट होने नहीं देते। ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन हुआ। आपको एक चीज यहाँ याद रखना है कि जितने एंटीजन्स एंटर करेंगे उस हर एंटीजन के हिसाब से अलग स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाया जाता। सो एंटीबॉडी इज वेरी स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर एंटीजन। सेकेंड टाइप, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि देर आर द टू टाइप्स ऑफ द एक्वायर्ड, टू टाइप्स ऑफ द सेल्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एक था लिम्फोसाइट टीएनबी जो अभी हमने देख चुके, अब है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। व्हाट आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल? अब एंटीजन क्या है? एक दुश्मन अंदर एंटर करने वाला। प्रेजेंट करना मतलब उसको दिखाना, हाँ ये आ गया, एंटर कर लिया। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आए हुए उस पैथोजन को, इन्वेडिंग पैथोजन को ये एनगल्फ करते, उस पर केमिकल प्रोसेस करते और प्रोसेस करने के बाद अपने ही सरफेस पर उसको दिखाते हैं कि ये आगा दुश्मन, ये है एंटीजन। तो ये सिग्नल डिलीवर करते, एक स्टिमुलेटरी सिग्नल होता है, सिग्नल देते हैं हेल्पर टी सेल को। जैसे हेल्पर टी सेल को सिग्नल मिल जाता है तो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और हेल्पर टी सेल फिर प्लाज्मा बी सेल को एक्टिवेट करता है कि चलो एंटीबॉडीज बनाओ, दुश्मन आ गया। सो ये प्रेजेंट करने का काम करते हैं। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सो थैंक you for watching this video. This was all about the immune system. Please subscribe the channel, give likes, give comments, and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.